भारतीय संविधान में पहले 22 पार्ट, 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद था। भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 12 अनुसूची तथा 395 कुल अनुच्छेद थे। परंतु अभी वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो 25 हो गया है। भारतीय संविधान में अभी 25 भाग हो गया है और भारतीय संविधान में ये 12 शेड्यूल है तथा भारतीय संविधान में आर्टिकल्स का भी संख्या इंक्रीज हो गया है और ये हो गया है आपका कुल 448। मतलब अभी वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल है तथा 448 आर्टिकल्स है। तो ये रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका 25 जो 22 पहले पार्ट था 25 हो गया, 12 शेड्यूल 395 आर्टिकल था, परंतु आज 448 आर्टिकल्स इसमें हो गया है। अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रत्येक पार्ट किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रत्येक पार्ट जो है किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चों जो पार्ट 1 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 जो है आपका आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक फैला हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 1 हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है, अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो है आपके भारतीय संविधान का भाग 1 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बच्चों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है ये रिलेटेड किस सब्जेक्ट से है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है पार्ट 1। अब आते हैं बच्चों हम पार्ट 2 पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक लिखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक लिखा गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है ये पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, अर्थात नागरिकता से रिलेटेड है। कैसे आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है, किन परिस्थितियों में आप भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग सकते हो या किन परिस्थितियों में आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, इसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में किया गया है। अब आते हैं बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है ये पार्ट 3 आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक लिखा गया है। ध्यान रहे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक लिखा गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम भारत के सभी नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 पर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है ये आपका आर्टिकल पहले 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक था। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक था। और इसमें वर्णन क्या किया गया है जी? इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। परंतु हुआ क्या बच्चों कि 1975 ईस्वी में पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर दिया गया, क्योंकि देश में उस वक्त ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसके कारण उस समय चूंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो उस समय ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हुई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 का यूज करके
क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 भारत के राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार प्रदान करता है कि जब भी भारत में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, अपने ही देश की सेना विद्रोह कर दे या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके भारत का राष्ट्रपति पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर सकता है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया 1975 में नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने के लिए, और नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो गया। नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो जाने के पश्चात इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उस समय उत्पन्न हो गई, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया कि 1976 ईस्वी में 1976 इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक कमिटी का फॉर्मेशन किया, रियलाइज किया गया कि भारत के नागरिकों के पास कुछ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। इसलिए 1976 में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने क्या किया कि सरदार स्वर्ण सिंह नाम का एक कमिटी बनाया, और उस कमिटी को यह जिम्मेवारी दिया गया कि आप सजेस्ट कीजिए कि इंडियन सिटीजन्स को कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड किए जाएं। तो 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट लाया गया, और ये कब लाया गया, तो 1976 में लाया गया। मींस द 42nd अमेंडमेंट वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमेंडमेंट इसी अमेंडमेंट के आधार पर भारतीय संविधान में पार्ट 4A को जोड़ा गया, और पार्ट 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में पार्ट 4A को जोड़ा गया, और इसी पार्ट 4A के अंतर्गत एक आर्टिकल डाला गया, और वो कौन सा आर्टिकल है, 51A है। इसी आर्टिकल के तहत क्या किया गया कि भारत के नागरिकों को 10 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड किया गया। चूंकि बच्चों आज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, परंतु हम 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज की अभी बात नहीं करेंगे, हम अभी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। तो 10 मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों को प्रोवाइड किया गया, ये स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, जिसमें 42nd अमेंडमेंट लाया गया 1976 में। परंतु फिर क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट लाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86वां संशोधन अर्थात 86 अमेंडमेंट लाया गया, और वो कब लाया गया, तो 2002 में 2002 ईस्वी में भारतीय संविधान में 86 अमेंडमेंट लाया गया, और इसके अनुसार इसी में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी, अर्थात वर्तमान में अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। बच्चों आज के क्लास में हम इतना ही आपको बताना चाहेंगे। धन्यवाद।